दूसरा एक वाकया होता है उसी रशीद भट्ट फैमिली में कि जो सबसे छोटा भाई होता है नाजी भट्ट का, तारा भट्ट, उसके एक दोस्त के घर पे जो सब इंस्पेक्टर है रशीद भट्ट का बेटा ताहिर भट्ट, उसके कोई दोस्त जो है वो गैर कानूनी कब्जा कर लेते हैं। अच्छा। अब सबसे छोटा तारा भट्ट वो भी भाई के ससुराल की वजह से उनके पास जाता है कि जी मेरे दोस्त हैं, वो उसको भी मार के थप्पड़ मार के वहां से लो भगा जी। देते हैं, चूंकि वो उस अपने दौर भाई में को? नहीं, नाजी भट्ट के भाई तारे नाजी भट्ट भट्ट को, के भाई के तारे के, हाँ, उसी को। रशीद भट्ट के बेटे हम्म। एक सब इंस्पेक्टर है ठीक है। ताहिर भट्ट, और बाकी वो उसको कहते हैं कि दफा हो जाओ। ठीक है। अब वो भी अपने भाई को जाके बताता है। नाजी भट्ट के लिए ये दूसरा मैसेज था रशीद भट्ट फैमिली की तरफ से। वो ऑलरेडी जो है वो गुस्से में था, और जब उसके भाई तारे भट्ट को वो इस तरह बेइज्जत करके निकालते हैं, तो फिर नाजी भट्ट जो है वो थोड़ा सा रेजिस्ट करता है और उनकी आपस में तल्ख कलामी होती है। एग्जैक्टली, पहले उसके साथ हुआ, उसके फिर दोस्त उसके के भाई के साथ, साथ, और उसके साथ फिर अब, हाँ, अब जो बड़ा भाई है सरवर भट्ट, जिसके वो ससुराल वाले हैं, ससुराल वाले, वो हाँ, दोनों भाइयों को रोकता है कि आपने उनके घर नहीं जाना, जाना ही नहीं है आज के लो बाद। जी। अब नाजी भट्ट जो है वो कोई और प्लान करता है। हम्म। अब ये सुनने वाली बात है कि अचानक नाजी भट्ट का भाई तारा भट्ट हम्म। वो गायब हो जाता है। सबसे ये छोटे वाला, जो सबसे छोटा भाई जिसके है साथ उनका, बदतमीजी की थी, गायब हो वो जाता है। गायब हो जाता है। ओहो। और अफसोसनाक पहलू ये है कि आज तक, नहीं पता लगा उसको। ये 34 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं, आज तक उसकी लाश तक नहीं मिल सकी। अल्लाहु वो तो अकबर। हम रास्ते में बताएंगे कि नाजी भट्ट के साथ क्या हुआ, उसने फिर कैसे आगाज किया। ओए होए। जब उनको ये पता चलता है कि उनका भाई तारा भट्ट अचानक गायब हो गया है, तो वो ना सिर्फ मुतलका थाने जाते हैं, जी। वो अपने भाई के ससुराल वाले से, उस सब इंस्पेक्टर से भी मदद मांगते हैं, ताहिर रशीद भट्ट से। अब लोगों का ये कहना है, नाजी भट्ट की फैमिली के लोगों का ये कहना है उस वक्त के लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि ताहिर रशीद भट्ट के पास जब नाजी भट्ट जाता है कि आप हमारी मदद करें, तो ये कहा जाता है कि ताहिर रशीद भट्ट ने ये कहा कि मैंने तुम्हारे भाई को लोहे की भट्टी में फेंक दिया है। अल्लाह। और ये चूंकि उस वक्त बड़ा बाजोर था, बासर था जो ताहिर रशीद भट्ट है, तो नाजी भट्ट ये समझता रहा पहले कि शायद ये मजाक कर रहा है और सिर्फ मुझे टालने की कोशिश कर रहा है। वो थानों में जाता है कि मेरा भाई गायब लापता है। हो गया, गायब है। फिर नाजी भट्ट इस पे इल्जाम भी लगा देता है ताहिर रशीद भट्ट पे अच्छा। कि इसने मुझे ये कहा है। अब वहां पे दो बातें निकलती हैं। कुछ लोग कहते हैं, बाज इंतहाई अहम जराए का ये कहना था कि तारे भट्ट को जलती हुई भट्टी में फेंक दिया गया था, चूंकि वो फिर अकेला ताहिर रशीद भट्ट के पास आया और उनकी कुछ तलख कलामी हुई, जिसके बाद ऐसा हुआ। लेकिन बाज राय का ये कहना है कि चूंकि वो महमूद भूटी जो शादबाग आमिर रोड अगर आपने देखा हो, तो वो बिल्कुल दरिया रावी के साथ है। जी जी, ऐसे ही है। तो बाज राय का ये भी कहना है कि उसको तारा भट्ट जो नाजी भट्ट का छोटा भाई था, जी जी, उसको दरिया में फेंक दिया गया। अब दरिया में फेंका या भट्टी में फेंका, वो मारा तो गया, आज तक पता नहीं, उसकी आज लाश तक नहीं उसकी मिली। लाश नहीं मिली। नाजी भट्ट अपने दूसरे भाइयों के साथ, सरवर और रियाज भट्ट के साथ आला पुलिस अफसरान के दफ्तरों तक जाता है, लेकिन कोई पता नहीं चलता, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं होती। जिसके बाद नाजी भट्ट फिर डिसाइड करता है कि अब मैंने इनसे खुद बदला लेना है। तो एक समोसे पकोड़े की दुकान पे काम करने वाला बंदा, जब उसके भाई का ये पता चले कि उसको मार दिया गया है, वो भट्टी में या दरिया में, वट एवर इट इज, लेकिन उसको इंसाफ भी नहीं मिलता, वो थाने जाता है, पर्चा दर्ज नहीं होता, तो फिर वो जराइम की दुनिया में रशीद भट्ट पर फायरिंग करता है। नाजी भट्ट का लाहौर में एक दोस्त था मुरादी, वो चूंकि पुराना लाहौरिया था, उसके बड़े गैंगस्टर भी वाकिफ थे, वो नाजी भट्ट को सपोर्ट करनी शुरू कर देता है, मुरादी, और इन दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर हुई बाद में। नाजी भट्ट क्या करता है, रशीद भट्ट के भाई पे फायरिंग करता है, एक भाई कत्ल कर देता है। अच्छा। और उसके बाद फरार होता है मुरादी और नाजी भट्ट। ये दोनों चले जाते हैं सियालकोट में हमायूं गुजर के डेरे पे। अच्छा। अब हमायूं गुजर एक नया करैक्टर है, उसको हम किसी दिन और किसी पॉडकास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे।
वो जब पकड़ा गया हुमायूं गुजर तो उसने भी कहा, नवीद सईद ने लाहौर किला गुजर सिंह में उसकी तफ्तीश की तो हम उसे देखने गए, तो उसने कहा जी मैंने 100 बंदा कत्ल किया है, हुमायूं गुजर, वो बाद में करेंगे। जी जी लेकिन नाजी भट्ट वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है। अब जिस तरह हमने अपने पहले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया है कि उस वक्त बदमाशों की एक नानी हुआ करती थी, भोला सुन्यारा, जिसने जमरोद में अपना एक डेरा बना रखा था। अच्छा। और उस वक्त की पुलिस जमरोद नहीं जाया करती थी, उनको पता था कि पुलिस के पास वो असला नहीं है जो उन इश्तिहारियों के पास है, उसे इलाका खैर कहा जाता था। नाजी भट्ट हुमायूं गुजर के जरिए भोला सुन्यारा के पास पहुंच जाता है। अच्छा। अब देखिए, जिस तरह हमने आगाज में ये कहा कि जो जैसा चाह रहा होता है फिर वैसी उसको सोसाइटी मिल जाती है, ऐसे ही है। वहां पे जाके वो प्लान करता है कि अब मैंने ताहिर रशीद भट्ट को कत्ल करना है, जो सब इंस्पेक्टर है। हाँ। फिर नाजी भट्ट रशीद भट्ट के घर अपने साथियों से मिलकर ग्रेनेड मारता है, हैंड ग्रेनेड फेंकता है घर में जाकर। घर में जाकर, ओहो। लाहौर शादबाग आकर। अच्छा। और वो इश्तिहारी था जब वो यहां पे पहुंचा। और फिर रशीद भट्ट के एक भाई को भी कत्ल करता है। फिर ताहिर रशीद भट्ट जो सब इंस्पेक्टर है, उसको अपने साथियों के साथ मिलके बुरका पहन के आते हैं और बुरके के अंदर क्लाशनकोव होती है। वो ताहिर रशीद भट्ट और उसके 2 साथियों को, 3 अफराद को कत्ल कर देते हैं लाहौर में, शादबाग के इलाके में। फिर वहां से फरार हो जाते हैं। और इस वाकया के बाद जब नाजी भट्ट उनके घर में ग्रेनेड मारता है, उनके 2 भाइयों को मार देता है, फिर ताहिर रशीद भट्ट को कत्ल करता है। उसके बाद पूरे पंजाब की पुलिस जो है, उनको ये पता चल जाता है कि नाजी भट्ट, हुमायूं गुजर, मुरादी, ये भोला सुन्यारा गैंग एक बहुत तगड़ा हो चुका है। तो हम वो दफा 144 नाफिज कर देते हैं, इनको इश्तिहारी करार देते हैं सबको, और उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। अच्छा। ये जो वाकया मैंने आपको कोड किया, ये 95 का है, 1995 का। और इसी तरीके से फिर जो नाजी भट्ट है वो जराइम की दुनिया में कदम रख देते हैं। इसी तरीके से वो कदम रखता है। अब नाजी भट्ट के वाइंड अप की तरफ आते हैं हम, जी जी कि 2 साल नाजी भट्ट जो है वो पुलिस के हाथों इश्तिहारी होने के बावजूद इतनी वारदातें करता है। फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि भोला सुनहरा जो गैंग है, नाजी भट्ट, हुमायूं गुजर, वो जितने बासर अफराद होते हैं जी जी जो लोगों पे जुल्म कर रहे होते हैं, वो उनसे भत्ता लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है। फिर कई अफराद को कत्ल किया। फिर 1997 में, 1997 में पुलिस हुमायूं गुजर, नाजी भट्ट, मुरादी, ठीक इनको हिरासत में ले लेती है और काला शाह काकू, शाहदरा टाउन के करीब एक पुलिस मुकाबला होता है, जिसमें पुलिस ये कहती है कि नाजी भट्ट, हुमायूं गुजर और मुरादी को हम लेके जा रहे थे, अच्छा। और इनके साथी ने छुड़ाने आए पुलिस से, और उसी दौरान फायरिंग से, या अपने साथियों की फायरिंग से, दोनों जहां भाग हो गए। ये आज से 28 साल पहले भी पुलिस का वही पैटर्न था जो आज है, कि साथी छुड़ाने आए, जबकि बाद जराये का ये कहना है कि ये पुलिस की हिरासत में थे। सारी तफ्तीश करने के बाद, चूंकि बहुत बासर अफराद भी इनसे तंग थे, तो इनको एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, काला शाह काकू, शाहदरा के करीब। ठीक। अब जिस तरह हम अपने अक्सर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि किसी क्राइम को या किसी क्रिमिनल को हम जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन कोई जुर्म पेशा कैसे बनता है, ये पुलिस अफसरान के भी सोचने वाली बात है कि अगर कोई शरीफ आदमी, उसे इंसाफ दरकार हो। तो मैं अपना प्रोग्राम खत्म करने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि आज के जो पुलिस अफसर हैं, खासकर डीएजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान, सीसीपी लाहौर बलासदीक कमियाना और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, वो इस बात को समझ चुके हैं। यही वजह है कि पिछले 1 साल और चंद माह के दौरान 144 पुलिस अफसरान पे मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जो मुख्तलिफ इल्जाम उन पे लगे। तो ये भी एक मैसेज दे दिया गया है कि अगर कोई किसी जुर्म पेशा की सरपरस्ती करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अगर इसी तरह चलता रहा तो बिलाशुबा ना सिर्फ क्राइम कंट्रोल होगा, आने वाले वक्तों में नाजी भट्ट बहुत कम बनेंगे। एग्जैक्टली। और अगर जुर्म को कंट्रोल करना है तो फिर आवाम की सुननी पड़ेगी, उनको इंसाफ देना पड़ेगा, ताकत का इस्तेमाल जो है वो मुस्बत करना होगा। अगर मनफी इस्तेमाल करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है बहुत से नाजी भट्ट ऐसे बनेंगे